जितनी भी जन्म कुंडलियाँ हम ज्योतिषी देखते हैं, उसके आधार पे उन सभी लोगों को 3 तरह की कैटेगरीज़ में बाँटा जा सकता है। सबसे पहली कैटेगरी में हम उन व्यक्तियों को रखते हैं, जिनका लग्नेश उनके व्यवहार और चरित्र को गाइड करता है। कैसे करता है, इस वीडियो में आगे समझ लीजिए। दूसरे तरह के व्यक्ति वो होते हैं, जिनके प्लैनेट में 3 से ज़्यादा वक्री ग्रह हैं। हम इसमें राहु और केतु को नहीं गिन रहे हैं, वो तो सदा वक्र ही रहते हैं। 3, 4, 5 तक वक्र ग्रह जिनकी कुंडली में पाए जाते हैं, जिनमें कि प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून को भी गिनना जरूरी है। ये आपके स्वभाव पर बहुत भारी प्रभाव डाल सकते हैं। कैसा प्रभाव, इस पर भी हम इस वीडियो में आगे बढ़िया एक अच्छी सी चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। इस बात को भी से समझ लीजिए कि ऐसा वीडियो बार बार नहीं मिलेगा। इसके बाद हम तीसरी कैटेगरी में उन लोगों को रखते हैं, जिनकी कुंडली में कोई भी एक उच्च ग्रह है या उच्चाभिलाषी ग्रह है। उच्चाभिलाषी ग्रह उसे कहते हैं, जैसे कि सूर्य मेष राशि में उच्च का हो गया, तो मीन राशि में भी अगर सूर्य है तो बहुत बलवान है, क्योंकि वह उच्चाभिलाषी हो चुका है। बुध कन्या राशि में उच्च का है, लेकिन सिंह राशि में भी बुध कम पावरफुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो उच्चाभिलाषी है। उसके पास अगर प्राइम मिनिस्टर जैसी ताकत नहीं है, तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यानी उप प्रधानमंत्री जैसी ताकत जरूर है, और ये भी बहुत ज़्यादा है। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे कि हमें अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। हम इस चैनल पे आपके लिए रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ लाते हैं। ये वीडियोज़ ऐसे ही आसानी से कहीं उठा करके नहीं ला दिए जाते हैं। इसके पीछे बहुत ही गहन थिंकिंग होती है, बहुत ही गहरी सोच विचारणा होती है, रिसर्च होता है, अंतर्दृष्टि होती है, तुलना होती है, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों के जीवन को समझते हैं, उनकी समस्याओं में जाते हैं। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि ओह, प्लूटो तो ऐसे ही काम करता है, ओह यूरेनस तो ऐसा काम करता है, या फिर शनि ऐसा करता है, गुरु ऐसा करता है, पंचम भाव ऐसा करता है, एंड वाइस वर्सा। तो जैसे कि हमने बताया कि सबसे पहली कैटेगरी हमारे लग्नेश से डिटरमाइन होती है। लग्नेश का दोष मुक्त होना बहुत जरूरी है। दोष भी बहुत तरह के हैं। एक है कि डायरेक्टली एडवर्स इम्पैक्ट, जैसे कि मंगल की दृष्टि आपके लग्नेश पे है, और मंगल अकारक है। मंगल खुद तो क्रूर है ही, खुद तो अशुभ ग्रह है ही, लेकिन अगर अकारक है और लग्नेश पे दृष्टि पड़ रही है उसकी, या उसकी युति हो रही है, तो आपको जो इम्पैक्ट आया है वो डायरेक्ट आया है। और वो इम्पैक्ट कैसा है, जैसे कि किसी घड़े को लाठी से मार के तोड़ दिया जाए, या किसी कार को कोई ट्रक आकर के हिट कर दे, तो कार का जो आगे का हिस्सा है वो देखने में कैसा लगेगा, पिचका हुआ, टूटा हुआ। कुछ ऐसा ही इम्पैक्ट आता है मंगल की दृष्टि से, या मंगल की युति से, या मंगल से अगर कोई भी रिलेशन बन जाए, जैसे कि मंगल की राशि में बैठ गया, या मंगल आपकी राशि में बैठ गया, यानी लग्नेश की राशि में, ये डायरेक्ट एडवर्स इम्पैक्ट है। इसके बाद कुछ और इम्पैक्ट्स हैं, जैसे राहु का इम्पैक्ट है, शनि का इम्पैक्ट है। शनि का इम्पैक्ट संदेहशील बनाता है, विश्वास को ख़त्म करवाता है, लोगों के बीच में संदेह की चादर बुन देता है। और राहु जहरीला बनाता है, जैसे कि आपने सुना होगा किसी व्यक्ति को कहते हुए कि वो व्यक्ति तो सांप है, और अगर सांप मिले और वो व्यक्ति मिले तो पहले उस व्यक्ति से निपटो, सांप से बाद में निपटना। ये जो छाप छूटती है लोगों के बारे में, कितना खतरनाक है कि अगर वो मिले और सांप मिले तो पहले इस व्यक्ति से निपटो, सांप से बाद में निपटना। ये राहु जैसे ग्रहों के कारण होता है। केतु भी विश्वसनीयता को खोने में मदद कर सकता है, जगह की बात है। और वो किस तरह से करता है कि केतु वाला जातक किसी की बात नहीं सुनता है, वो बस अपने ही मन की करता है। चाहे वो आपके अपनों की बात हो, चाहे परायों की बात हो। परायों की बात तो वैसे भी कोई नहीं सुनना चाहता है, लेकिन उनको लेके तो चल सकता है, उनके मुंह पे तो सम्मान कर सकता है। लेकिन केतु का जातक अपनी महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन करने से बचे, अपनी उपलब्धियों को दिखाने से बचे, उन पे गर्वित होने से बचे, क्योंकि केतु के जातक के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है, केतु के जातक का मतलब क्या है
केतु अगर आपके लग्नेश के साथ है, लग्न पर है या लग्न पर त्रिकोण या सप्तम दृष्टि डाल रहा है, या आपका जो लग्नेश है उसकी जो दूसरी राशि है उसमें केतु है, तो केतु का इम्पैक्ट आपके लग्न पर पड़ गया, लग्नेश पर पड़ गया। जिस दिन से केतु के जातक अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे, उस दिन से उनकी उपलब्धियां शून्य होती चली जाएंगी। और राहु खतरनाक बनाता है, राहु लोगों को मैनिपुलेट करना सिखाता है। केतु का जातक जहाँ झूठे वादे करवाता है, वहीं राहु का जातक झूठे सपने दिखा करके लोगों को ठगता है। और शनि डाउट करवाता है। तो ये सारे जो इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो इसमें आपका लग्न तो सीधा नहीं रह गया ना, या तो वो टूट गया, फूट गया, या उसमें विकृतियाँ आ गई, उसमें अनरिलायबिलिटी आ गई, अविश्वसनीयता आ गई, उस पर फ्रॉड का लेबल लग गया, उस पर झूठे की मुहर लग गई। तो हम इस वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 तरह के लोगों की कैटेगरीज होती है। उसमें सबसे पहले लग्नेश से देखते हैं कि लग्नेश से क्या देखते हैं। जिस व्यक्ति का लग्नेश और लग्न स्थान दोष मुक्त है, ऐसा व्यक्ति सीधा सरल होता है, लेकिन कमज़ोर नहीं होता है। उसको आप हरा नहीं सकते हैं, उसको आप दबा नहीं सकते हैं, उसको आप फुसला नहीं सकते, बहला नहीं सकते। लेकिन हाँ, वो अनावश्यक हर किसी को तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति का लग्न विकृत है, भ्रष्ट है, टूटा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा है पाप ग्रहों के प्रभाव में, ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ऐसे व्यक्ति के जीवन में सारे समय, सारे संसाधन, सारे पैसे, सारा बैकग्राउंड, सारा गाइडेंस, सारी एजुकेशन मिलती है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ने का काम नहीं करता है। फिर भी वो आगे नहीं बढ़ता है भाई, वो हमेशा रुका रहता है। वो सब काम करेगा, अपना समय बर्बाद करेगा, इधर उधर भटकेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन आगे बढ़ने वाला जो मेन काम है वही नहीं करेगा। अब बात कर लें हम बाकी की 2 कैटेगरीज की। आपने इस वीडियो के शुरू में, अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा तो आपको याद होगा, मैंने बताया था कि एक कैटेगरी वो होती है जिसमें कि हम उच्च ग्रह की बात करते हैं, उच्चाभिलाषी ग्रह की बात करते हैं। और एक कैटेगरी इसके पहले भी मैंने बताई थी, क्या आपको याद है? मैंने कहा था कि 4 या 5 वक्री ग्रह, तो जिसकी भी कुंडली में 4 या 5 वक्री ग्रह मौजूद रहते हैं, वो उनके जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई परेशानी आती है, तो वो सबसे पहले उनके कारणों को खोजने निकल जाते हैं और वो तह तक पहुंच जाते हैं। कारण के पीछे का कारण, कारण के पीछे छिपा कारण, उसके पीछे छिपा कारण, उसके पीछे छिपा कारण, और उसके नीचे छिपा कारण, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं, सुधारने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो मेरे पास इतनी जानकारी आ गई। सचमुच में इतनी जानकारी, इस जानकारी की तह तक पहुंचना सबके बस की भी बात नहीं है। किसका माइंड इतना कॉन्सेंट्रेट हो सकता है? कौन इतना फोकस्ड हो सकता है? लेकिन वो पहुंच जाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, क्योंकि आगे बढ़ने की कोई सोच, कोई प्लानिंग, कोई ओरिएंटेशन होता ही नहीं है। अब बात कर ले अब उच्च ग्रहों वालों की या उच्चाभिलाषी। उनके जीवन में एक ही मकसद होता है, और वो ये होता है कि वो जो उनके जीवन का सबसे नीचे का बिंदु है, हर एक व्यक्ति के जीवन में 2 बिंदु पाए जाते हैं। एक जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा फील डाउन कर रहा है, सबसे ज़्यादा लेट डाउन हो गया है, सबसे ज़्यादा नीचे जा चुका है, संभवतः हार चुका है, संभवतः अपमानित हो चुका है, संभवतः सबसे ज़्यादा गरीबी के दिन भी देख चुका है। और जब कोई व्यक्ति शुरू से ही गरीब रहता है तो एक बात अलग होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले अमीर था और बाद में फिर उसने गरीबी के दिन देखे, तो आप उसकी कठिनाइयों को समझ सकते हैं कि उसको किस तरह का अपमान फील हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा उसको। और उसकी कुंडली में जो सबसे नीचे का बिंदु है, वहाँ से वो उठता है और निश्चित रूप से वहाँ तक जाता है जो उसकी कुंडली में उच्च का ग्रह है। किसी की कुंडली में गुरु उच्च है, किसी का मंगल है, किसी का शनि है, किसी का बुध है, किसी का सूर्य है, किसी का चंद्रमा है। चंद्रमा वृष राशि में उच्च होता है,
बुध कन्या राशि में उच्च होता है, सूर्य मेष राशि में उच्च होता है, गुरु कर्क राशि में उच्च होता है, शुक्र मीन राशि में उच्च होता है। इसी तरह सभी ग्रह एक न एक राशि में उच्च के होते हैं, एक न एक राशि में नीच के होते हैं। और जिनकी भी कुंडली में एक भी प्लैनेट उच्च का है, वो अपनी कुंडली के सबसे नीचे वाले बिंदु से, यानी अपने जीवन के सबसे नीचे वाले बिंदु से स्टार्ट करेंगे, कभी नहीं रुकेंगे और उठ करके वहाँ तक जाएंगे जहाँ पर उनका उच्च का ग्रह है। वहाँ तक अपने कर्मों की श्रृंखला को जोड़ करके ले जाएंगे और सीढ़ी बनाएंगे, चढ़ेंगे और अंत में फिर वो हिमालय के एवरेस्ट पर चढ़ करके वहाँ अपनी सफलता का झंडा गाड़ेंगे। यही 3 तरह के लोग हैं मोटे तौर पर। इसमें एक और भी लोग हैं जिनकी कुंडली में नीच का ग्रह होता है। तो नीच का ग्रह क्या करता है कि आप ऊपर उठते हैं और वो फिर से एक बार आपको नीचे ले आता है। सांप सीढ़ी का खेल, आपने कभी लूडो खेला होगा। लूडो के गेम के पीछे एक और गेम होता है, सांप सीढ़ी का गेम। आप 90 से ऊपर जाते हैं, फिर आपको सांप काट लेता है, फिर आप सर से उठ करके 8 पे आ जाते हैं, 5 पे आ जाते हैं और आपके साथ जो कंपटीटर हैं वो हंसने लगते हैं। तो ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जो देवता हैं, ये जो यूनिवर्स है, ये सब हम पे हंसते हैं जब हम ऊपर चढ़ के नीचे गिरते हैं। तो और हम फिर कोशिश करते हैं, फिर हाथ पैर मारते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर से सांप काटता है, फिर नीचे गिरते हैं। तो जिनकी कुंडली में एक ग्रह भी नीच का होता है, वो बार बार उनको नीचे ले आता है। अगर वो कारक हो तब तो फिर नीचे लाने का एक रूटीन से बन जाती है। अगर वो नीच का ग्रह जो है वो उनका कारक है, लाख कोशिश कर ले, अपना सम्मान बढ़ा ले, पैसा कमा ले, लेकिन साल में 2 साल में एक बार उनको फिर से गरीबी के दिन देखने हैं, अभावों के दिन देखने हैं। और लाख सम्मान अर्जित कर ले, प्रतिष्ठा बनाने, लेकिन साल 2 साल में एक बार उनका ऐसा अपमान होता है, ऐसी पिटाई पड़ती है कि उनको समझ में नहीं आता है। वो ऐसे करके अपना हाथ देखते हैं कि मेरे पैसे कहाँ गए, मेरा सम्मान कहाँ गया। क्या इस सब से बचने का कोई उपाय है? क्या एक बार हम ऊंचाई पे पहुंच के हमेशा ऊंचाई पे नहीं बने रह सकते? क्या रेट्रोग्रेड यानी वक्री ग्रहों की चाल से बचने का कोई उपाय है? और क्या टेढ़े मेढ़े विकृत लग्न से बचने का कोई उपाय है? उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन उपाय सबके लिए अलग अलग हैं और इसके लिए ही जन्म कुंडली को प्रॉपरली देखा जाना जरूरी है। अगर आप हर कहीं इधर उधर 1-2 सवाल लेके भटकते रहेंगे तो आप भटकते ही रह जाएंगे। किसी ऐसे अच्छे ज्योतिषी को कुंडली दिखाइए जो सारांश जानता हो। देखिए, विद्वानों की कमी नहीं है, कोई भी व्यक्ति आपको एक ऐसा नहीं मिलेगा जो ज्योतिष के सारे ब्रांचेस को जानता है, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति जो सारांश को जानता हो, जो निचोड़ को जानता हो, जो दूध का दूध और पानी का पानी करके रख दे 10 मिनट में और सॉल्यूशन भी बता दे। पहले तो आपके ग्रहों के डायग्नोसिस कर ले, एनालिसिस कर दे, उसके बाद सॉल्यूशन बता दे। सॉल्यूशन में ज़रूर थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन अगर गलत बताया जाए तो डेंजरस हो जाता है। सॉल्यूशन सही हो जाए तो फिर आपके जीवन में कोई समस्या रह ही कहाँ जाती है। प्लैनेट से दुख आ रहा है, प्लैनेट से सफलता मिल रही है। सफलता वाले प्लैनेट्स को ऊपर उठाओ और दुख देने वाले, सफलता देने प्लैनेट्स को शांत कर दो। तो थोड़ा सा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन का समय लगता है सॉल्यूशन को बताने में, रेमेडी को बताने में, पूजा पाठ को बताने में। और अगर वही पता चल गया, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।